आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब तक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का हम लोग 2 चैप्टर किए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग किए हैं और फासिज्म एंड नाजिज्म किए हैं। अब आता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो कि है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले का 2 चैप्टर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि अगर पहले का, इससे पहले जो 2 चैप्टर है वो अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नाजिज्म एंड फासिज्म, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बोला जाता है द डेडलीस्ट वॉर टिल डेट। क्यों इसको डेडलीस्ट वॉर बोला गया? इसमें जो मरने वालों का संख्या था, इट वॉज इन मिलियंस। रीजन क्या था? रीजन था क्योंकि अब जो है वेपन्स और एडवांस्ड हो गया था, एटम बॉम्ब आ गया था। अभी देखे हो ना, एक मूवी लगा हुआ है, कौन सा? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर लगा हुआ है ना, बहुत अच्छा मूवी है, जाकर देखना। ये सब मूवी देखना है, वो जाके सलमान खान, शाहरुख खान का वो सब देखकर कोई फायदा नहीं। ओपेनहाइमर, इससे समझ में आएगा, क्योंकि एटम बॉम्ब अब तैयार हो गया था। अब पहले की तरह नहीं था, अब एक बॉम्ब पूरा शहर को तबाह कर देगा, मिलियंस ऑफ लोगों का जान ले लेगा एक बार में। एक बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब का इतना ज़्यादा पावर है कि अगर कोलकाता में गिरे, ख़त्म, कोलकाता का पूरा पॉपुलेशन ख़त्म, आसपास भी चला जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी सुने हो ना? हिरोशिमा नागासाकी, पूरा सिटी तबाह। और ये नहीं कि सिर्फ उस वक्त तबाह, सालों तक वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एकदम डेडलीस्ट माना गया है। रीजन बिकॉज ऑफ द एटम बॉम्ब्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ओपेनहाइमर देखते हो बेचारा, एंड में कितना उसको दुख होता है। ओपेनहाइमर मूवी हम देखे नहीं अभी, हम भी पूरा सिर्फ सुने हैं कि एंड में उसको बहुत दुख होता है। एटम बॉम्ब वही बनाया था वर्ल्ड में सबसे पहले, उसको बहुत दुख होता है कि क्यों हम बनाए। वो बोलते हैं एंड में ना, उसको बहुत दुख होता है कि हम ये क्या चीज़ बना के दे दी है हाथ में लोगों का। वो बोलते हैं जाकर प्रेसिडेंट को कि मेरे हाथों में लाखों लोगों का खून है। तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि पता है अब तो बन गया, अब उसका कंट्रोल किसके पास रहेगा? लीडर लोग के पास। और लीडर लोग पढ़ा लिखा रहता है, सब चाय बेचने वाला लोग रहता है। कोई चाय बेच के आया, कोई मर्डर करके आया। जो लीडर लोग रहते हैं उन लोग क्या पढ़ा लिखा रहता है? ये तो साइंटिस्ट था, पढ़ा लिखा था। अगर ये बना भी लिया था तो इसके पास दिमाग था भाई, कहाँ यूज़ करना है। लीडर लोग तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, सब अनपढ़ जाहिल रहते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जिससे मार देगा जहाँ तक। तो उसको बहुत दुख होने लगा। बट हाँ, ये बात बहुत सही है कि वो उसके बाद से आज तक, और उसके बाद से और वर्ल्ड में एटमिक अटैक और नहीं हुआ। वॉर हुआ बट एटम बॉम्ब और नहीं फेंका गया। वही अमेरिका जो फेंका था लास्ट हिरोशिमा एंड नागासाकी में। तो देखो क्या कॉजेस था वॉर का। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ? स्टार्ट होने का रीजन क्या था? सबसे पहला था डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिवाइवल ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। देखो वापस से क्या होता है, डेमोक्रेसी खत्म, डिक्टेटरशिप स्टार्ट। डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गया, वापस से वही एग्रेसिव नेशनलिज्म वाला बात होने लगा। मतलब हम लोग आगे हैं, हम लोग सबसे आगे, हम लोग सबसे बड़ा है। ठीक है, तो लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री को नीचा दिखाने लगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस का फेलियर, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस फेल हो गया। उसमें जो बोला गया था आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, सब तो होने लगा। बोला था आप आर्मी इतना से ज़्यादा नहीं रख सकते। हिटलर लार्ज आर्मी तैयार कर दिया, एयरफोर्स तैयार कर दिया, और एकदम होने लगा। थर्ड, राइज ऑफ फासिज्म इन इटली एंड राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। इटली और जर्मनी दोनों ही जगह क्या हुआ, फासिज्म एंड नाजिज्म स्टार्ट हो गया। और ये लोग दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने में, बहुत बड़ा रोल किया है। ठीक है, हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। फिर पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। ब्रिटेन और फ्रांस था ना, वो लोग सोच रहे थे ना, हिटलर स्टार्ट ऐसे ही नहीं, पहले वर्ल्ड वॉर वन डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। हिटलर ना स्टार्टिंग में यहाँ कब्जा कर रहा, वहाँ कब्जा कर रहा, इससे लड़ाई कर रहा, उससे लड़ाई कर रहा। तो फ्रांस और जर्मनी को लगा, ब्रिटेन को लगा ठीक है चलो यार थोड़ा बहुत कर रहा है, बच्चा लड़का है,
अब ऐसे करते करते हिटलर का हिम्मत बढ़ने लगा, हिटलर आहिस्ते आहिस्ते करके उसका चाहत और बढ़ने लगा। यही आगे चल के बन जाता है वॉर का रीज़न, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन क्या करता है? फेल हो जाता है। लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है, पीस को मेंटेन करके नहीं रख पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी। जर्मनी क्या करता है ना, पोलैंड के ऊपर हमला करके उसको कब्जा कर लेता है। जैसे ही पोलैंड के ऊपर कब्जा करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। तो इमीडिएट कॉज क्या था? पोलैंड के ऊपर कब्जा। समझ में आया बात? चलो, कोर्स ऑफ वॉर, वॉर स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में वॉर का ना जर्मनी एकदम आगे रहता है। जर्मनी सबको अकेला मार रहा था। लंदन हो गया, पेरिस हो गया, सब में तहस नहस स्टार्ट कर दिया था। जर्मनी इतना, हिटलर उस वक्त इतना पावरफुल था, बट एक गलती और वॉर वो हार जाता है। समझ में आया बात? और वो गलती भी बोलो, उसको धोखा भी बोलो। वो सीक्रेटली क्या करता है ना, सीक्रेटली वो स्टालिन के साथ, जो कि सोवियत यूनियन का डिक्टेटर रहता है, उसके साथ प्लान बनाता है कि देखो हम जो है पोलैंड के ऊपर कब्जा कर ले, तुम भी अपना आर्मी को लेकर पोलैंड आओ, उसके बाद आधा हिस्सा तुम ले लोगे, आधा हम ले लेंगे। जैसे ही ये पोलैंड घुसता है, हिटलर क्या करता है, अपना आर्मी को भेज देता है रशिया, बोलता है जाओ रशिया के ऊपर कब्जा कर लो। रशिया वहाँ बेचारा परेशान, दोस्त बना के पीछे से छुरी भोंक दिया। और रशिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया में जब ये लोग पूरा अंदर घुस जाता है ना, ये लोग को लगता है 6 महीना में मार के आगे निकल जाएंगे, 6 हफ्ता में वॉर तना जाता है। और रशिया में ठंड बहुत डेंजर गिरता है। जैसे ही ठंड का सीज़न आया, जर्मन आर्मी लोग कुकड़ के मरने लगा वहाँ। और फिर यहाँ से अटैक करता है रशिया, यूके, फ्रांस मिलकर अटैक किया। और वहीं फिर हो जाता है जर्मनी का हालत बुरा। और फिर हिटलर को एंड में बहुत पछतावा होता है कि यार हम क्यों किए, क्यों ऐसा किए। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर 2 तो हिटलर जीत गया था। ये मिस्टेक था जो हिटलर को वॉर हरा दिया। समझ में आया? तो जर्मन ट्रूप पेरिस को ऑक्यूपाई कर लिया, ब्रिटेन को ऑक्यूपाई कर लिया, सब तरफ से गुड्स वो लोग ये हो रहा है। बट ये एक मिस्टेक और दूसरा जापान कर देता है। जापान क्या बोलते हैं ना, ये लोग तो बेटा लड़के मर जाएगा अपने आप, फिर बच जाएंगे हम सबसे पावरफुल। लेकिन ये एक और है पावरफुल, कौन है? यूएस। नहीं, वो भी तो बच जाएगा। एक काम करो, इसी वक्त यूएस को भी लटका दो। क्या किया? यूएस का पर्ल हार्बर में जापानीज ट्रूप मिलकर अटैक कर दिया और पूरा पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर दिया। यूएस बोला हमको क्यों मारा, हम तो कुछ किए नहीं थे तुमको। तो बोला नहीं तुम कुछ किए नहीं थे, लेकिन आगे चल के तुम कुछ कर सकता था, इसीलिए हम तुमको एडवांस में मार दिए। समझ में आया बात? यूएस बोला ठीक है बेटा। तो यूएस भी अब क्या करता है, वॉर ज्वाइन कर लेता है जर्मनी जापान के अगेंस्ट। समझ में आया बात? एक्सिस पावर के अगेंस्ट, जर्मनी, इटली, जापान, ये लोग के अगेंस्ट वॉर ज्वाइन कर लेता है रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस। और यूएस जब इन लोग के साइड आता है, पल्ला हो जाता है इन लोग का भारी। यूएस मारना चालू करता है इन लोगों को। समझ में आ रहा है बात? तो पहले फॉल ऑफ बर्लिन, जर्मनी में घुसता है, जर्मनी में कब्जा कर लिया। उसके बाद जापान तभी भी हार नहीं मान रहा है। जापान बोल रहे नहीं हम हारे थोड़ी है, हम अभी भी लड़ेंगे। ठीक है बेटा लड़ोगे। मारा एटम बॉम्ब हिरोशिमा में। बोले सरेंडर करोगे? बोला नहीं अभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा बॉम्ब फेंका नागासाकी में। मतलब सरेंडर करोगे? बोला हाँ सरेंडर करेंगे। बस जापान भी सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 हार गया जापान, जर्मनी। और जर्मनी क्या करता है, जर्मनी का जो डिक्टेटर रहता है, कौन रहता है डिक्टेटर? हिटलर। सुसाइड कमिट कर लेता है कि उसको पता है अगर जिंदा पकड़ा गए तो हाथ पैर काट के छील कर वो घुमा खुला देगा। इसीलिए वो खुद से क्या करता है,
सुसाइड कमिट कर लेता, खुद भी सुसाइड कर लेता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उससे भी सुसाइड करवा जाओ, तो तुम भी मर जाओ साथ में। समझ में आया? तो फाइनली जर्मनी सरेंडर कर देता है 25 अगस्त 1944 में, ठीक है। फिर जापान भी सरेंडर कर देता है। 6 अगस्त में पहला बॉम्ब ड्रॉप किया गया हिरोशिमा में, 80,000 लोग मर गए, 70,000 जख्मी। उसके बाद 9 अगस्त को दूसरा बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया नागासाकी में, दोनों सिटी तबाह। तो जापान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बोला तो हार माननी ही होगा। 14 अगस्त में सरेंडर कर दिया गया, समझ में गया? 14 अगस्त को सरेंडर कर दिया गया। जापान बोला अब सकेंगे नहीं, क्योंकि अभी बनेंगे फिर एक आध और बॉम्ब छोड़ दिए। समझ में आया बात? अब ये वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा। जो 2 बॉम्ब फेंका गया था ना हिरोशिमा और नागासाकी में, उसमें एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन। तो क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस? पहला, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में लोगों का जान जाता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है। डिफीट ऑफ एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली और जापान ये लोग हार जाता है। समझ में आ गया? और एलीज, एलीज में कौन कौन था? फ्रांस, यूके, यूएस एंड रशिया, ये लोग जीत जाता है। समझ में आया? ये लोग क्या करता है, जर्मनी और इटली का पूरा जो एरिया था उसको आपस में डिवाइड कर लेता है और जर्मनी को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में, ईस्ट एंड वेस्ट, 2 पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है। राइज ऑफ कम्युनिज्म। फिर राइज ऑफ कम्युनिज्म में क्या होता है? कम्युनिज्म, रशिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने लगता है। और फिर इसके बाद ही क्या होता है ना, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, यूके तो सुपर पावर रहा नहीं, जर्मनी का हालत हो गया खास तक, बचा कौन? रशिया और यूएस। अब ये लोग दोनों बीच में आपस में लड़ने लगा। लड़ने लगा मतलब डायरेक्टली नहीं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब डायरेक्टली दोनों नहीं लड़ रहा है आपस में। जैसे कि मान लो हमसे और किसी से लड़ाई हुआ तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, हम उसके सपोर्टर को मार रहे, ये मेरा सपोर्टर को मार रहे। इनडायरेक्टली वॉर चल रहा है दोनों में, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो पूरा वर्ल्ड जो है बढ़ जाता है इसमें, कोल्ड वॉर में, कैपिटलिस्टिक और कम्युनिस्ट ब्लॉक में। कैपिटलिस्टिक ब्लॉक जो अमेरिका का साथ था, कम्युनिस्ट ब्लॉक जो रशिया के साथ था। और कुछ लोग ऐसे थे, कुछ कंट्री जो बोल रहे थे भाई हम लोग दोनों के साथ नहीं है, हम लोग किसी के साइड में नहीं है। उसको बोला जाता था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें इंडिया था। इंडिया बोला इसके साथ रहेंगे तो वो मारेगा, उसके साथ रहेंगे तो ये मारेगा, तो इससे अच्छा है मार खाने की ज़रूरत क्या, बोल दो भाई हम किसी के साथ नहीं है। समझ में आया बात? तो इसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो कोल्ड वॉर का मतलब समझ में आया? कोल्ड वॉर का मतलब हाथापाई नहीं हो रहा है, बट दोनों के बीच में ताल्लुकात खराब हो गया। होता है ना, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो कोल्ड वॉर होता है ना भाई, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? मारा पीटी नहीं हुआ है, बस बातचीत बंद है, एक दूसरे को तरफ देख रहा नहीं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहा है, ये हो गया कोल्ड वॉर। ठीक है। ठीक है। और वो लोग जो कोल्ड वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग कौन सा मूवमेंट में थे? नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है। फिर कोल्ड वॉर खत्म होता है जब रशिया, उस वक्त यूनियन सोवियत थे, वो ब्रेक हो जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, तो फॉर्मली कोल्ड वॉर क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। एक और जो रिजल्ट रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो था फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन, जो अभी भी है। एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जो कि अब तक है, जो कि जिसका काम था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करके रखना। बट अभी भी देखो वॉर तो हो ही जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया, फिर रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया, गल्फ वॉर हो गया, तो मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टिव अभी भी नहीं है यूनाइटेड नेशन। तो ये सब क्या था? रिजल्ट था वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? ये चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट। कुछ डाउट है तो पूछ लो।